हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए आपको कहा है फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ सिद्धार्थ लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। और यहाँ पर आप देख पाएंगे एसेट्स में देखिए कंपनी के शेयर इश्यू एक्सपेंसेस यानी कि फिक्टिशियस एसेट्स में आपको शेयर इश्यू एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। मतलब अगेन ये कंपनी जो है वो लॉसेस में चल रही है और उन्होंने आपको एडजस्टमेंट्स यहाँ पर अलग अलग दिए हुए हैं जिनके लिए हमें एंट्री पास करनी होगी। ठीक है, इस के अलावा क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए उन्होंने कहा है आपको ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। मतलब यहाँ पे तीनों चीजें आपको पूछी गई है। जर्नल एंट्री भी आपको पास करना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है और आपको बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जर्नल एंट्रीज पास करनी है जो कि यहाँ पर दिए गए जो सारे आपको एडजस्टमेंट्स है इनके हिसाब से पास करनी होती है। राइट, तो हम डायरेक्टली जर्नल एंट्री ले लेते हैं और साथ में ही मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करके उसके एंट्रीज बताते जाता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। तो पहले हमारा ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं। ऊपर हम कंपनी का नाम लिखेंगे, राइट, इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ गया है तो हम एक एक एडजस्टमेंट के हिसाब से जो है वो एंट्री पास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नोट में उन्होंने कहा है कि प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ 3 इयर्स आर इन अरियर्स, यानी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 3 साल का डिविडेंड अब तक पे किया नहीं है, पिछले 3 साल का। ठीक है, तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग है, अभी तक पे करना बाकी है, बट ये कंटिजेंट लायबिलिटी है। इसके बारे में आगे अगर बोला गया है तो हमें पे करना है, नहीं बोला है तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला उन्होंने कहा फ्रॉम द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज अप्रूव्ड। पहला कहा राइट ऑफ फिक्स एसेट्स बाय 20%। फिक्स एसेट्स को हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है, मतलब बेसिकली रिड्यूस करना है। कितना, 20% से। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन में आपको फिक्स एसेट कितना दिया था, 21 लैक्स। तो 21 लैक्स का हम 20% निकालेंगे, उतना हमें क्या करना है, फिक्स एसेट्स को उतने अमाउंट से कम करना होगा। सन्डी डेटर्स के लिए उन्होंने कहा बाय 15% हमें रिटर्न ऑफ करना है। और आगे कहा है रेड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू 55%। मतलब इसका मतलब समझिए ऑफ इट्स बुक वैल्यू। इसका मतलब क्या है, स्टॉक पहले जितना अमाउंट का था अभी उसको रेड्यूस करके हमने कितने पे ला दिया, 55% पर ला दिया है। इसका मतलब वो कितने से कम हो रहा है, 45% से कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 100% किसी चीज़ का वैल्यू है उसको आप रिड्यूस करके 55 पर ले आ रहे हो, इसका मतलब आपने कितने परसेंटेज कम कर दिए, 45% आपने कम कर दिया। तो बेसिकली आपको कितने से कम करना है वो चाहिए, राइट, एंट्री के लिए। तो हम स्टॉक का अमाउंट का क्या करेंगे, 45% लेंगे, बिकॉज वो यहाँ पे कह रहे हैं 55% से कम करना नहीं बोला है उन्होंने कहा है 55% पर लेकर आइए। इसका मतलब 45 आपको जो है वो रिड्यूस करना है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पर हम लोग पहले एंट्री लिखते हैं। तो ये तीनों चीज़ों के लिए फिक्स एसेट, डेटर और स्टॉक, तीनों के वैल्यू कम हो रहे हैं, राइट। तो हमारे लिए एसेट का वैल्यू क्या होगा, क्रेडिट करना होगा हमें। तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा। तो जनरल एंट्री करते समय कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, उसमें डेबिट होगा टू 1 by 1 हम वो एसेट के नाम लिखेंगे। ठीक है, तो फिक्स एसेट का अमाउंट लिखेंगे 21 लैक्स का आपको कितना लेना है, 20% लेंगे हम, तो वो अमाउंट आएगा आपको 4,20,000। वैसे हम लोग लेंगे डेटर्स का, डेटर का अमाउंट दिया हुआ है 15,000, उसका हमें लेना है 15%, तो 2,25,000 आ जाएगा। और स्टॉक का अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला है आपको 55% पर ला दिया है, इसका मतलब आपको 45% से कम हो रहा है वो, राइट। तो आप डायरेक्टली स्टॉक का अमाउंट का क्या कर सकते हैं, 220 लैक्स का 45% निकालेंगे आप, तो वो आ जाएगा आपको 9 लैक्स। अब ये तीनों मिलाकर आपको जो है वो अमाउंट कैपिटल रिडक्शन में लिख देना है, दैट इज 15,45,000। नरेशन में हम मेंशन करेंगे कि हमने ये एसेट्स का वैल्यू क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट डन हो जाता है। इसके बाद सेकंड में आपको कहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू फॉरगो एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। मतलब आपके जो नोट में आपको दिख रहा था कि 3 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर्स में है, यानी आउटस्टैंडिंग है, तो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने हमें वो क्या कर दिया, फॉरगो कर दिया, मतलब माफ़ कर दिया, हमें इसको भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमने पढ़ा है कि प्रेफरेंस डिविडेंड जो कि हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी है जो बैलेंस शीट के बाहर दी गई होती है, अगर ऐसा कोई लायबिलिटी अगर हमें पे करना पड़ रहा है तो हम कैपिटल रिडक्शन से पे करेंगे, और अगर पे नहीं करना पड़ रहा है, माफ़ हो जा रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर भी क्योंकि वो पूरा का पूरा एरिया जो है उन्होंने माफ़ कर दिया है, तो हमें इसकी कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड में उन्होंने कहा डायरेक्टर्स टू गिव टेम्पररी लोन ऑफ ₹5 लाख टू द कंपनी। हमारे जो डायरेक्टर्स है कंपनी के, वो लोन दे रहे हैं कंपनी को, राइट।
तो कंपनी के लिए एक लायबिलिटी बनेगी डायरेक्टर लोन। और हम जब लोन लेते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं बेसिकली, राइट। तो हमारी एंट्री क्या होगी उस चीज़ के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट। बट ये बैंक अकाउंट में जो पैसे आए हैं वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है, तो उस लायबिलिटी का नाम लिखेंगे हम बैंक डायरेक्टर लोन, ठीक है। और वो अमाउंट कितना है हमारा लोन का, 5 लाख रुपीज़। नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग टेम्पररी लोन रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर्स, ओके। उसके बाद उन्होंने कहा द कंपनी सेटल्ड टैक्स लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 5,40,000। तो हमारे बैलेंस शीट में देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स था हमारा कितना, 5 लाख का, मतलब टैक्स पे करने के लिए हमने पैसे साइड में रखे हुए। लेकिन अभी वो हम लोग टैक्स लायबिलिटी सेटल कर रहे कितने अमाउंट की, 5,40,000। तो हमारे पास तो उसके लिए अमाउंट 5 लाख ही था, लेकिन हम लोग पे कितना कर रहे हैं, 5,40,000 पे कर रहे हैं, मतलब पैसे हमारे 5,40,000 जाने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने आगे बोला एंड टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमाउंटेड टू 10,000। तो ये तो अलग ही है, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं हम, उसका एंट्री करेंगे हम। लेकिन इसके अलावा एक कंपनी जो टैक्स लायबिलिटी की बोल रही है उसके बारे में बात करें तो हमारे पास प्रोविजन हमारे पास 5 लाख रुपए का है, लेकिन हम पेमेंट कर रहे हैं 5,40,000, तो 40,000 एक्स्ट्रा पे हो जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इस चैप्टर में कहीं पर भी हमारा पैसा ज़्यादा जा रहा है तो हम कैपिटल रिडक्शन डेबिट करते हैं, बिकॉज वो हमारे लिए नुकसान है। और हमारा कहीं पर भी फ़ायदा होता है तो हम कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा फ़ायदा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमारा 5 लाख रुपए हमने रखे हुए प्रोविजन फॉर टैक्स और हमें पे करना पड़ रहा है 5,40,000, तो 40,000 हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, हमारे लिए एक्सपेंस बढ़ गया हमारा। तो 40,000 हमारा कहाँ से आएगा, कैपिटल रिडक्शन से आएगा, जो कि हम डेबिट करेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपकी एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे पास कितने का था, प्रोविजन फॉर टैक्स 5 लाख, राइट। बट हमें पे कितना करना है, 5,40,000 पे कर रहे हैं हम अभी, उन्होंने कहा, राइट। तो 40,000 एक्स्ट्रा जा रहा है, तो वो कहाँ से जाएगा, हमारा कैपिटल रिडक्शन से। तो इसका मतलब हम टोटल पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे बैंक में से कितना, 5,40,000 हम पे कर रहे हैं टैक्स का, राइट। बट इसमें से 5 लाख हमारे प्रोविजन फॉर टैक्स में हमारे पास ऑलरेडी था और 40,000 हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है, राइट। इसका डिफरेंस वो 40,000 हम कहाँ से लेंगे, कैपिटल रिडक्शन से, ओके। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके आगे उन्होंने एक और एक एडजस्टमेंट कहा, जहाँ पे उन्होंने कहा है रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस आप मीट कर रहे हैं, यानी कि पे कर रहे हैं 10,000 रुपीज़। तो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पे करते तो कैपिटल रिडक्शन के लिए ही जा रहा है वो, तो कैपिटल रिडक्शन से हमारा अमाउंट जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी उसकी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट फॉर रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। हमने एक जर्नल एंट्रीज जो है कंसेप्ट का पूरा, वो ऑलरेडी कंसेप्ट के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पहले चाहे तो वो भी देख सकते हैं अगर आपने वो रेफर नहीं किया है तो। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर, तो कंटिन्यू करते हैं अब यहाँ पर। एडजस्टमेंट नंबर 4 तक हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे 5th में क्या बोला है देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स टू गिव और रेमिशन यानी कि कंसेशन ऑफ रुपीज़ ऑफ 20% ऑफ देयर क्लेम। तो क्रेडिटर्स का जितना क्लेम था 36 लाख रुपीज़, उसमें से 20% जो है वो रेमिशन कर रहे हैं, यानी कि माफ़ कर देंगे हमें, राइट। एंड कंपनी टू अलॉट 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप इन सेटलमेंट ऑफ द बैलेंस अमाउंट। मतलब 36 लाख में से 20% तो वो माफ़ कर देंगे, बचा हुआ जो 80% है उसके लिए हमें उनको क्या देना है, 11% प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं उन्होंने कहा। तो बेसिकली एंट्री क्या होगी, हमारे क्रेडिटर्स पूरे सेटल हो जाने वाले हैं, लेकिन 2 पार्ट में। 20% जो है वो उन्होंने बोला माफ़ हो जाएगा, और जो बैलेंस अमाउंट है यानी कि 80% अमाउंट, उसके लिए आपको क्या देना है, प्रेफरेंस शेयर देना है। तो बहुत ही सिंपल है, क्रेडिटर्स को हम पे करें तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट होगा। टोटल क्रेडिटर्स कितने के हैं, 36 लाख। उसमें से 20% उन्होंने कहा हमारा, राइट, वो हमें रेमिशन देंगे, यानी कि हमारा क्लेम्स छोड़ देंगे, तो उतना अमाउंट हमारा कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। तो 36 लाख का 20% लेंगे हम, तो वो आ जाएगा 7,20,000। और जो बच गया बैलेंस अमाउंट 80% अमाउंट, तो 36 लाख का 80% भी निकाल सकते हो, या तो आप इसमें से ये अमाउंट माइनस कर दीजिए 36 लाख में से 7,20,000, तो भी आपको बैलेंस अमाउंट मिल जाएगा। और उस बैलेंस अमाउंट के लिए हमें उन्होंने क्या कहा है कि हम लोग क्या अलॉट करने वाले हैं, 11% प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पर मैं 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख देता हूँ बैलेंस अमाउंट के लिए, ठीक है। तो नरेशन में इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। फिर हमें उन्होंने कहा है 10% डिबेंचर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू 13% डिबेंचर्स। तो 10% डिबेंचर्स को हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं किसमें, 13% डिबेंचर्स में। तो मैं पुराने जो 10% डिबेंचर्स मेरे बैलेंस शीट में थे उसको देकर हम लोग सामने उनको क्या दे रहे हैं, 11% डिबेंचर्स दे रहे हैं, 13% डिबेंचर्स दे रहे हैं 1,60,000 का इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट इन देयर क्लेम मतलब क्या, इसके बाद कोई लेना देना बाकी नहीं है। तो अभी यहाँ पे डिबेंचर्स का अमाउंट तो टोटल 3 लाख था,
लेकिन हम यहाँ पे उनको सामने डिबेंचर्स कितने के दे रहे हैं, 1,60,000 का ही दे रहे हैं। तो जो डिफरेंस अमाउंट बच गया वो कंपनी का फायदा है, तो वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में, राइट। तो पूरा सेटलमेंट हो रहा है, इसीलिए 10% डिबेंचर्स 3 लाख पूरा हम डेबिट करेंगे, ठीक है। 13% डिबेंचर्स हम लोग जो नया दे रहे हैं, कितने अमाउंट का, 1,60,000। लेकिन इससे इनका पूरा जो लायबिलिटी है वो क्लियर हो जा रहा है, बोला उन्होंने। तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो कंपनी का फायदा हो जाता है, तो वो हम डालेंगे कैपिटल रिडक्शन में। अमाउंट हो जाएगा 1,40,000। नरेशन में लिख देंगे हम, बीइंग एक्सचेंज ऑफ 13% डिबेंचर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10% डिबेंचर। उसके बाद नेक्स्ट आपको कहा है, इक्विटी शेयर आर टू बी रेड्यूस्ड टू 2 ईच फुल्ली पेड अप। इक्विटी शेयर्स को उन्होंने रेड्यूस करने बोला है 2 ईच फुल्ली पेड अप पे। तो पहले इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ का था, अब उन्होंने बोला 2 रुपीज़ पे लाकर उसे फुल्ली पेड का है, मतलब आपका फेस वैल्यू भी चेंज हो रहा है और पेड अप वैल्यू भी चेंज हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली एंट्री पास करेंगे। तो पुराने जो इक्विटी शेयर है 10 रुपीज़ के हिसाब से वो डेबिट हो जाएंगे, नए इक्विटी शेयर जो 2 रुपीज़ के हिसाब से वो क्रेडिट करेंगे हम, और जो डिफरेंस 8 रुपीज़ है वो हमारा कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, ठीक है। तो कितने शेयर्स के लिए हो रहा है ये देखिए। वैसे ही सेम बाद में आपको प्रेफरेंस शेयर के लिए भी कहा है, तो पहले हम इक्विटी शेयर का कर लेंगे यहाँ तक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, और अमाउंट दिया गया है 10 लाख। तो 10 लाख रुपीज़ का अमाउंट है आपका, और एक शेयर 10 रुपीज़ का है। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 1 लाख शेयर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1 लाख शेयर। तो एंट्री कैसे होगी, पुराने इक्विटी शेयर डेबिट होंगे, 1 लाख शेयर इंटू 10 रुपीज़ के हिसाब से करेंगे तो अमाउंट 10 लाख आएगा। और यही 1 लाख शेयर अभी उन्होंने रिड्यूस करके कितने पे ला दिया, 2 रुपीज़ पे। तो 1 लाख इंटू 2 करेंगे तो 2 लाख रुपीज़ आएगा आपके शेयर का, और 8 रुपीज़ आपका जो है वो कैपिटल रिडक्शन में जा रहा है, राइट। तो उसकी एंट्री आ जाएगी आपकी 1 लाख इंटू 8, राइट। तो 8 लाख आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लू में, आप ये चाहे तो लिख सकते हैं, आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आप ब्रैकेट में उसको मेंशन कर सकते हो इफ़ यू वांट। नरेशन में हम इस तरह से लिख देंगे। और इसी तरह हम लोग बाद में प्रेफरेंस शेयर के लिए भी करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने कहा है 12% प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस्ड टू 1 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 2 ईच फुल्ली पेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो प्रेफरेंस शेयर थे वो एक्चुअल में कितने रुपीज़ का दिया था उन्होंने, 100, राइट। तो उसको हम लोगों को उन्होंने कहा है चेंज करके हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो एंट्री कैसे बनेगी हमारी, 12% प्रेफरेंस शेयर, राइट। अमाउंट आ जाएगा 7 लाख। उसके सामने हम लोग क्या दे रहे हैं उनको, 1 लाख शेयर्स, राइट, ऑफ 2 ईच बोला है उन्होंने। तो 1 लाख इंटू 2 के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेयर सेम नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे 100 रुपये के हिसाब से तो टोटल 7,000 शेयर होता है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या बोला हम लोगों को, कि हम उनको कन्वर्ट करके कितने शेयर्स दे रहे हैं, 1 लाख शेयर 2 रुपये वाले, ठीक है। तो 1 लाख शेयर इंटू 2 करेंगे तो वो अमाउंट आ जाएगा 2 लैक्स। और जो डिफरेंस अमाउंट बच गया वो हमारा कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, हम लिखेंगे 5 लाख। क्लियर है ये चीज़। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है, बिकॉज अब तक हमने जो मेजोरिटी क्वेश्चंस किए उसमें प्रेफरेंस शेयर भी इक्विटी शेयर की तरह ही नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही रहते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा सा चेंज देखने मिल रहा है आपको, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर अगर आप पहले देखेंगे तो 7 लाख अमाउंट दिया हुआ है, एक शेयर 100 रुपये का है, तो इसके हिसाब से 7,000 शेयर्स ही है। मतलब पुराने 7,000 कैंसिल हो रहे हैं, सामने नया भी 7,000 ही आ रहा है, ऐसा होता था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बोला है कि हम सामने उनको क्या दे रहे हैं, 1 लाख शेयर्स 2 रुपीज़ के हिसाब से दे रहे हैं, तो इसीलिए वैल्यू हम इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ले रहे हैं, ठीक है। और जो बैलेंस अमाउंट बच गया वो हम कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे, तो हमारी एंट्री इस हिसाब से यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एडजस्टमेंट नंबर 7 भी हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट में उन्होंने क्या बोला है आपको, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे और जगह ले लेता हूँ जर्नल एंट्री के लिए, ओके। और क्वेश्चन में अब हम लोग जो है 8th एडजस्टमेंट देख रहे हैं, राइट ऑफ डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड शेयर इशू एक्सपेंस। तो हमारे क्वेश्चन में एसेट में प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारे फिक्टिशियस एसेट्स है, राइट, शेयर इशू एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस, उन लोगों को हमें रिटर्न ऑफ करने के लिए कहा है। बट अगर ये क्वेश्चन में नहीं भी कहा होता है तो भी हमें रिटर्न ऑफ करना होता ही है, ठीक है। तब उसकी एंट्री क्या आ जाएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा, बिकॉज ये दोनों एसेट आपको रिटर्न ऑफ करने हैं, यानी कि कैंसिल करने हैं, ठीक है। तो वो क्रेडिट हो जाएंगे टू शेयर इशू एक्सपेंसेस, राइट। अमाउंट 40,000 है उसका, प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट दिया हुआ है 3,50,000। तो टोटल मिला के टोटल कैपिटल रिडक्शन में हम कितना लिखेंगे, 3,90,000। नरेशन में हम उसी हिसाब से मेंशन कर देंगे यहाँ पर कि फिक्टिशियस एसेट्स हमने रिटर्न ऑफ कर दिए, ओके। इसके बाद यहाँ पे हमारे सारे जो एडजस्टमेंट्स हमें दिए वो हमने कर दिया, तो जर्नल एंट्री कंप्लीट हुआ। लेकिन यहाँ पे एक और एक जर्नल एंट्री आपके आने वाली है, राइट।
वो है अगर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आपको बैलेंस आता है तो वो आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है, तो उसकी जर्नल एंट्री आएगी। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि कैपिटल रिडक्शन के अंदर बैलेंस कितना आ रहा है और आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अब मैं आपको कैपिटल रिडक्शन कैसे बनाना है वो बताता हूँ यहाँ पर। तो जर्नल एंट्री की मदद से हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले फॉर्मेट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कैपिटल रिडक्शन का अकाउंट बना लेता हूँ, राइट। तो ये हमने लेजर बना लिया, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब यहाँ पर हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जो है जर्नल एंट्री की मदद से पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो आपको जर्नल एंट्री में चेक करना है कि कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है तो हम उसके डेबिट में लिखेंगे। अगर जर्नल एंट्री में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ होगा तो हम उसके एंट्री जो है वो कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 एंट्री लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले एंट्री में अगर आप देखेंगे कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है तो हम कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में लिखेंगे 2 फिक्स एसेट, 2 डेटर्स और 2 स्टॉक, उनके अमाउंट में। वैसे यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पे एंट्री नहीं आएगी। यहाँ पर हम देखेंगे कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है तो पहले हम ये तीनों की एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन में जाते हैं हम, ठीक है, और एंट्री कर देते हैं तीनों की। उसके बाद आ जाते हैं हम आगे, कैपिटल रिडक्शन यहाँ पे डेबिट हुआ है तो हम कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में लिखेंगे क्या, बैंक। लेकिन आपको अमाउंट 5,40,000 नहीं लिखना है, आपके कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट कितना है 40,000 है तो वही लिखेंगे आप। तो डेबिट साइड में आप 2 बैंक लिखेंगे लेकिन ओनली फॉर 40,000, बिकॉज ये 5,40,000 में से 5 लाख किसका है, आपका प्रोविजन फॉर टैक्स का है। हमारे कैपिटल रिडक्शन का कितना है इसमें 40 है, तो नाम आप ये वाला लिखेंगे लेकिन अमाउंट कौन सा लिखेंगे, जितना हमारे कैपिटल रिडक्शन का है वही लिखना है। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट वन उसमें आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 बैंक करके कितना 40,000। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग एक एक जर्नल एंट्री को देखकर राइट पोस्टिंग करेगे। तो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है तो उसके डेबिट में लिखेंगे बैंक। यहाँ पर आप देखेंगे क्रेडिट हुआ है तो उसके क्रेडिट में लिखेंगे क्रेडिटर्स, कितने अमाउंट के लिए 7,20,000 के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्रेडिट हुआ है तो उसके क्रेडिट में लिखेंगे 10% डिबेंचर्स, अमाउंट कितना आ जाएगा 1,40,000। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो उसके क्रेडिट में लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने अमाउंट का 8 लाख। फिर यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे 12% प्रेफरेंस शेयर, अमाउंट कितना आएगा 5 लाख। फिर यहाँ पे देखिए कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है तो उसके डेबिट साइड में आप ये 2 चीज़ें लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैपिटल रिडक्शन में पूरा फिल कर देता हूँ उसी तरह से, राइट। तो हमने सारी चीज़ें जो हमें जर्नल एंट्री में है उससे हम लोग यहाँ पे पोस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद हम टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद जो बैलेंस आया उस बैलेंस के लिए आपको एंट्री करनी होगी। तो पहले आप डेबिट साइड का टोटल ले लेंगे, फिर आप क्रेडिट साइड का टोटल ले लेंगे। दोनों टोटल लेने के बाद दोनों में जो ग्रेटर होगा वो दोनों जगह पर लिखते हैं हम। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा मिलेगा आपको 21,60,000 और डेबिट साइड में आपको बैलेंस मिल जाएगा 1,75,000 का, जिसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व। तो इस चीज़ की एक एंट्री यहाँ पर जर्नल एंट्री आपको पास करनी होती है। तो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में आया है बैलेंस तो एंट्री हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना अमाउंट 1,75,000। तो यहाँ पर हमारा ये जर्नल एंट्री सारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, नरेशन में हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट पर। तो हमें इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी थी, जर्नल एंट्री, लेजर और बैलेंस शीट, राइट। तो अब हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो पहले यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा हमने, बैलेंस शीट एंड रेड्यूस लिख रहे हैं। आप ईयर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बैलेंस शीट एज ऑन करके और ईयर लिख कर फिर आप ब्रैकेट में लिखेंगे एंड रेड्यूस्ड। ठीक है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट और यहाँ पे हमारे नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला हेडिंग जो आता है बैलेंस शीट में वो आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। अभी इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहला जो आपका साइड रहेगा, ओके, वो होता है शेयर। लेकिन आपको याद रखना है कि कोई भी जो एलिमेंट आप लायबिलिटीज़ और एसेट में लिख रहे हो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला मैंने बताया गया है, राइट। तो लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में जो भी एलिमेंट दिया होगा क्वेश्चन में, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम फाइंड कर रहे हैं इक्विटी शेयर का अमाउंट, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना है, बैलेंस शीट में से इक्विटी शेयर का अमाउंट लीजिए। जर्नल एंट्री में अगर वो डेबिट हुआ है इक्विटी शेयर तो आप उसको माइनस करेंगे, क्रेडिट हुआ इक्विटी शेयर कहीं पर तो वो आप प्लस करेंगे। ऐसा करके आपको जो है वो फाइनल अमाउंट उसका पता चल जाएगा। वैसे कोई एसेट है तो उस एसेट में अगर आपको पहले बैलेंस शीट का अमाउंट लेना है, उसके बाद जहाँ जहाँ पे वो एसेट का नाम आपको डेबिट होते हुए दिख रहा है उसे प्लस करते जाइए, जहाँ पर वो एसेट का नाम माइनस हो रहा है उसको क्रेडिट हुआ है उसको माइनस करेंगे और जो फाइनल आंसर आएगा वो आपके उस एसेट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है,
तो बैलेंस शीट का एक एक एलिमेंट का अमाउंट इस तरह से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लेते हैं। अब बैलेंस शीट जो है हमेशा हम लोग एक सीक्वेंस में बनाएंगे, याद रखना है आपको, ठीक है। और वो सीक्वेंस में बैलेंस शीट याद करने का लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो पहले ही अपलोड किया हुआ है, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहला यहाँ पे आएगा शेयर होल्डर फंड। उसके अंदर पहला हेडिंग आ जाता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का हम लोग नोट बनाते हैं हमेशा, और वो नोट टू अकाउंट में हम लोग पहले शेयर कैपिटल करके लिखेंगे, जिसमें पहले इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है वो अमाउंट फाइंड करना है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है वो फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री सारे ले लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो जर्नल एंट्री में देखिए कहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल आया है, आप देखेंगे यहाँ पे एंट्री नंबर 7 में। तो पहले मैं बैलेंस शीट में से अमाउंट लेता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बॉक्स दिखाया था। पहले हम बैलेंस शीट में से अमाउंट लेंगे 10 लाख। फिर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो क्या हुआ है, यहाँ पे डेबिट हुआ। डेबिट हुआ मतलब क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 10 लाख का एलसी में लिया था, उसमें ये डेबिट हुआ तो 10 लाख माइनस हो गया तो 0 आ जाएगा। फिर आप 2 लाख उसमें क्या करेंगे, क्रेडिट हुआ है तो वो प्लस होगा, तो इससे क्या हो जाएगा आपका 2 लाख प्लस करेंगे आप, तो अमाउंट आपको 2 लाख दिखेगा टोटल फिलहाल। उसके बाद और कहीं पर इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या आपको चेक करना है, तो और कहीं पर भी इक्विटी शेयर कैपिटल दिया नहीं है, तो इतना ही अमाउंट आपका आएगा। तो उसका हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ गया आपका 2 लाख करके, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लोग लिख देंगे 1 लाख इक्विटी शेयर 2 लाख करके। प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जनरल इंटरेस्ट ले लेते हैं हम। उसमें आप देखेंगे कि पहले जो 12% प्रेफरेंस शेयर्स थे उनके बदले तो हमने उनको 12% प्रेफरेंस शेयर्स ही दिए, 1 लाख शेयर्स 2 रुपीज़ वाले। लेकिन क्रेडिटर्स को हमने 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिए थे। मतलब 2 तरीके के यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स है जो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो पहले मैं 12% वाले प्रेफरेंस शेयर रिकॉर्ड करता हूँ। तो पहले देखिए 12% प्रेफरेंस शेयर में क्या था, पहले 7 लाख का अमाउंट था, तो पहले कैलसी पर वो ले लेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे मैं देखूंगा कि 12% प्रेफरेंस शेयर हमने क्या किया, डेबिट किया, तो वो 7 लाख माइनस हो जाएगा उसमें से। और फिर यहाँ पे हमने देखा कि वापस से 12% प्रेफरेंस शेयर हमने क्रेडिट किया है 2 लाख का, तो वो हम प्लस करेंगे। तो इसका आपको फाइनल टोटल मिलेगा 7 लाख माइनस 7 लाख प्लस 2 लाख, टोटल आ जाएगा आपका 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो हमें अमाउंट जो है वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर में पहले 1 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ 2 ईच 2 लाख लिखना है। उसके बाद जो दूसरा आपका 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो रिकॉर्ड करना है। अब ये 11% प्रेफरेंस शेयर पहले तो था नहीं बैलेंस शीट में, पूरे जनरल एंट्री में वो एक ही बार आया है, यहीं पर वो क्रेडिट हुआ है। तो एक ही 11% प्रेफरेंस शेयर है जो हमने यहाँ पे इशू किया, कितने अमाउंट का टोटल 28,80,000। तो बैलेंस शीट बनाते समय हम लोग वहाँ पर 28,80,000 के हिसाब से 100 रुपीज़ के हिसाब से उसको डिवाइड करेंगे तो 28,800 शेयर्स हो जाते हैं। तो 28,800 शेयर इंटू 100 के हिसाब से हम वो अमाउंट को लिख देते हैं 28,80,000। और ये तीनों शेयर्स का हम टोटल करेंगे तो हमारे शेयर कैपिटल का टोटल हमें मिल जाएगा, जिसे हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में लिख देंगे, ओके। इसके बाद सेकेंड हेडिंग क्या होता है आपका, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हमेशा पता है हमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमें एक नया रिजर्व का नाम आया है कैपिटल रिजर्व, वो रिकॉर्ड करना होता है, राइट। तो यहाँ पर कहीं पर भी हमें पहले तो कोई रिजर्व हमारे बैलेंस शीट में था ही नहीं, ओके। एक था प्रोविज़न जो हमारा, वो तो हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है तो वो नहीं रहा, लेकिन इसके अलावा और कोई रिजर्व नहीं है। लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमेशा पता है हमको कि यहाँ पे जो भी हमारा कैपिटल रिडक्शन के अंडर बैलेंस है वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो एक नया रिजर्व यहाँ पर बना है, कितने अमाउंट का 1,75,000, तो उसी को हमें रिकॉर्ड करना है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग वो यहाँ पे लिख देते हैं। और पहले कैपिटल रिजर्व नहीं था तो यहाँ पे अमाउंट कुछ नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जो भी अमाउंट उसमें आया है वो कहाँ से आया है, कैपिटल रिडक्शन से आया है, इस तरह से हम लोग शो करते हैं, ठीक है। तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,75,000, ओके। एक ही रिजर्व था ये, तो रिजर्व एंड सरप्लस आपका हो गया 1,75,000, ओके। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़ हमारा नेक्स्ट हेडिंग। उसके अंदर 4 हेडिंग्स आते हैं, लेकिन इसमें से इस क्वेश्चन के अंदर एक ही हेडिंग दिया गया है, वो है आपका बोरोइंग्स का, ठीक है। तो बोरोइंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे डिबेंचर्स आता है हमारा, लोन अगर हमने लिया रहेगा तो वो आएगा, ठीक है। तो पहले तो हमारा 10% डिबेंचर्स था कितने का, 3 लाख का, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि 10% डिबेंचर को हमने डेबिट किया है 3 लाख, मतलब वो 3 लाख में से ये डेबिट हुआ 3 लाख, तो वो माइनस हो जाएगा। और इसके अलावा और कहीं पर भी डिबेंचर है नहीं, तो हमें डिबेंचर का अमाउंट कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो हमें बैलेंस शीट में डिबेंचर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको दिया हुआ है हमें एक और एक लोन, वो है हमारा डायरेक्टर लोन, तो ये भी हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है। तो अभी यहाँ पे डायरेक्टर लोन पहले से तो बैलेंस शीट में था नहीं, ये लोन हमने अभी लिया हुआ है,
तो इसीलिए ये एक नया लाइबिलिटी जनरेट हुआ है कितने अमाउंट का, 5 लाख का। तो बैलेंस शीट में मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में वो ले लूँगा अमाउंट कितने का, ओके। तो रिजर्व एंड सरप्लस के बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग आ जाता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में पहले तो 4 हेडिंग आते हैं, बट उसमें से हम लोग यहाँ पे एक ही ले रहे, हमें एक ही दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और उसमें यहाँ पे हम लोग एक ही डिबेंचर है हमें। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आता है, कोई लोन रहेगा हमारा, बैंक लोन या डिबेंचर है वो आते हैं। तो अभी इस सम में बैंक लोन तो नहीं था लेकिन डिबेंचर था, ठीक है। अब उसमें भी क्या था, क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 10% डिबेंचर आपको दिया हुआ था, राइट। बट हम लोगों को उन्होंने सब में क्या बोला था कि कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स को 10 के जगह पे 13% डिबेंचर दिया। तो वो 10% वाला जो डिबेंचर था वो तो एक डेबिट हो गया है, मतलब वो कैंसिल हो गया पूरा, और कंपनी ने उनको नए टाइप के डिबेंचर दिए कितने, 13% डिबेंचर, कितने अमाउंट के, 1,60,000। तो ये एक ही डिबेंचर है आपको, राइट, पूरे जनरल एंट्रीज़ में, तो उसी को आपको लिखना है। तो जो 10 लाख का डिबेंचर था वो पूरा कैंसिल हो चुका है, और एक नया टाइप का डिबेंचर यहाँ पर आया है, लेकिन कितने अमाउंट का दिख रहा है आपका, वो 1,60,000 का। तो हम बैलेंस शीट में वो डिबेंचर को कितना लिखेंगे, 1,60,000 लिखेंगे, 13% वाले डिबेंचर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद अभी नॉन करंट लायबिलिटी में और कुछ दिया नहीं है, तो डायरेक्टली नेक्स्ट हेडिंग पर आएंगे हम लोग करंट लायबिलिटीज़ में। करंट लायबिलिटीज़ के अंदर भी 4 हेडिंग आते हैं, तो उसमें से सबसे पहले हमारे ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर्स ये सब आता है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा जर्नल एंट्री में, देखिए हमें क्रेडिटर्स दिया हुआ था 36 लाख का, लेकिन हमने पूरा का पूरा क्रेडिटर्स यहाँ पे डेबिट कर दिया है, मतलब उनको पे ऑफ हो गया है, तो इसीलिए हमें वो 0 अमाउंट हो जाएगा। तो क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि क्रेडिटर्स देखिए 36 लाख था, यहाँ पे 36 लाख डेबिट हुआ, मतलब अमाउंट नील हो गया, और कहीं पर भी आगे क्रेडिटर्स नहीं है। उसके बाद आपको वहाँ पे जो नेक्स्ट लेना है वो कौन सा आएगा, यहाँ पे प्रोविज़न फॉर टैक्स था आपको 5 लाख का, तो प्रोविज़न फॉर टैक्स भी हमने जनरल एंट्री में यहाँ पे देखिए डेबिट कर दिया है, तो वो भी 0 हो गया, तो वो भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे एक लोन आएगा, डायरेक्टर लोन जो हमने लिया हुआ है, राइट, टेम्पररी लोन लिया है, इसका मतलब वो शॉर्ट टर्म है, ठीक है, तो वो हम लोग वहाँ पे मेंशन करेंगे। तो नया जो डायरेक्टर लोन यहाँ पर आया है, पहले बैलेंस शीट में नहीं था, लेकिन अभी हमने वो लोन लिया है, लेकिन वो टेम्पररी है, इसके लिए मतलब हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोन बोल रहे हैं, ठीक है। कितने अमाउंट का, 5 लाख का। तो बैलेंस शीट में मैं क्या कर देता हूँ, करंट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में उसको डायरेक्टर लोन करके लिख देते हैं हम 5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे लायबिलिटीज़ हमने कंसीडर कर लिए। अभी हम लोग टोटल करेंगे लायबिलिटी साइड का, यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी का, तो वो टोटल हमें देगा 41,15,000। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा, दैट इज़ एसेट्स। एसेट्स में हमारे 2 साइड आते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। पहले हम लोग लेंगे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहला हेडिंग आएगा आपका कितना, फिक्स एसेट्स का। उसके लिए हम लोग नोट बनाएंगे, नोट में हम लोग लिख देते हैं वहाँ पर टेंजिबल एसेट्स, उसका नोट यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को सम में कोई फिक्स एसेट के नाम तो दिए नहीं है, तो फिक्स एसेट ही लिख रहे हैं हम लोग हेडिंग। टेंजिबल एसेट में उसका टोटल अमाउंट जो दिया हुआ है पहले 21 लाख, और जर्नल एंट्री में देखिए हमने फिक्स एसेट के बारे में क्या किया है, तो यहाँ पे हम लोगों को देखा हमने फिक्स एसेट 4,20,000 का क्रेडिट की है, मतलब वो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना होगा। तो पहले बैलेंस शीट का जो अमाउंट है वो लिखा हमने, और वहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो वो हम लेस कर रहे हैं यहाँ पे 4,20,000, तो आपको फिक्स एसेट का अमाउंट कितना मिल जाएगा, 16,80,000। तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस शीट में। फिक्स एसेट के बाद नेक्स्ट आइटम जो है वहाँ पे नॉन करंट एसेट में इतना ही है। फिर आपका आता है करंट एसेट। करंट एसेट में आपको पहला हेडिंग क्या आएगा, यहाँ पे इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज का मतलब क्या होता है आपका, स्टॉक। तो बैलेंस शीट में आपको स्टॉक का वैल्यू कितना दिया था, पहले हम लोग नोट बनाकर वो ले लेंगे यहाँ पर। तो बैलेंस शीट देखिए, आपको क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया था उसमें स्टॉक का वैल्यू कितना दिया था, 20 लाख। और जनरल एंट्री में अगर हम देखेंगे तो हमने यहाँ पे स्टॉक क्रेडिट किया है 9 लाख रुपीज़ का, तो क्रेडिट हुआ है मतलब वो माइनस होगा। एसेट के लिए मैंने क्या बोला था, पहले बैलेंस लेना है बैलेंस शीट में से, फिर डेबिट हुआ रहेगा तो प्लस करेंगे, क्रेडिट हुआ रहेगा तो एसेट क्या होता है, माइनस करना होता है। तो यहाँ पे स्टॉक आपने क्रेडिट किया है 9 लाख, तो माइनस करेंगे। इसके अलावा और कहीं पर भी स्टॉक आया नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग इन्वेंटरीज में पहले स्टॉक का वैल्यू लिख रहे हैं, इन्वेंटरीज 20 लाख, उसमें से लेस हो रहा है 9 लाख, तो आपका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 11 लाख। इन्वेंटरीज के बाद आपको नेक्स्ट लेना है वैसे ही ट्रेड रिसीवेबल में आपके डेटर, बिल रिसीवेबल ये सब आते हैं, ठीक है। तो डेटर्स का अमाउंट वहाँ पे ले रहे हैं हम लोग, तो डेटर्स के लिए वापस से बैलेंस शीट में से पहले अमाउंट लेंगे। तो बैलेंस शीट में देखिए क्वेश्चन में देखते हैं, वापस से डेटर का अमाउंट कितना दिया हुआ है हमें, 15 लाख, और यहाँ पे हमने देखिए क्रेडिट किया है 2,25,000। इसके अलावा और कहीं पर डेटर्स है नहीं,
तो इतना ही अमाउंट है आपका डेटर का। तो डेटर का पहले अमाउंट लिख रहे हैं 15 lakhs, उसमें से हमने जो वहाँ पे क्रेडिट किया 2,25,000, वो लेस करके आपका बैलेंस अमाउंट आ रहा है 12,75,000। तो वो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे डेटर्स में लिख देंगे 12,75,000। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका नेक्स्ट आइटम। उसके लिए आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में देखिए पहले आपको कैश दिया था कैश बैंक, तो यहाँ पे आप दिया है आपको 1,10,000, तो पहले आप वो 1,10,000 ले लेंगे। फिर जर्नल एंट्री में देखिए कहाँ कहाँ पे बैंक डेबिट हुआ है वो प्लस होगा, जहाँ पे बैंक क्रेडिट हुआ है वो माइनस होगा। तो यहाँ पे मैं पहले 1,10,000 लेता हूँ बैलेंस शीट में से। फिर यहाँ पे देख रहा हूँ फर्स्ट एंट्री में नहीं है, सेकंड में दिया हुआ है डेबिट हुआ है, तो 5 लाख प्लस होगा। फिर यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे 5,40,000 क्रेडिट हुआ है, मतलब माइनस करेंगे 5,40,000। फिर यहाँ पे देखिए 10,000 हमने पे किया है, तो वो भी माइनस होगा 10,000। उसके अलावा बैंक और कहीं पर आगे दिया नहीं है, तो इतना ही अमाउंट है। तो इतनों का टोटल करेंगे आप, तो वो आपको टोटल देगा 60,000। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ले लेना है 60,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे एसेट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। तभी मैं एसेट्स का टोटल करूँगा तो वो टोटल भी मुझे अमाउंट मिलेगा 41,15,000, और इस तरह यहाँ पे आपका बैलेंस शीट टैली हो जाता है। और इसी के साथ साथ हमारा ये सम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।